वेलकम एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। K3 डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौरभ यादव आपको बायो ग्रुप का मॉक टेस्ट कराऊंगा, मैथमेटिक्स और रागा का। आने वाले जो सेक्शंस होंगे जीएस और इंग्लिश, उनको आपको अनिल सर इंग्लिश और पुनीत सर आपको जीएस जो है कंप्लीट कराएंगे। पहला जो सवाल है मेरा, क्वेश्चन नंबर इसमें ऊपर नीचे किए गए हैं क्योंकि पहले मैं रागा का सेक्शन सॉल्व करा रहा हूँ, है ना, तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस का जवाब देना है। और क्वेश्चन उसी लेवल से जैसे कि पेपर में आते हैं हमने वैसे ही सेट किए हुए हैं। हमारी जो टीम है जिसका जो काम है वो उसी प्रकार का है जैसे कि पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, आपसे बोला जा रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जो इस स्टार की एक को, मतलब यानी कि स्टार यहाँ पे जो लिखा हुआ है को प्रतिस्थापित करे ताकि 9 से इतना, बेटा ये जो संख्या लिखी हुई है ये क्या हो, डिविजुअल हो, विभाज्य हो। आपको बड़े से बड़ा नंबर देखना है। तो यहाँ पे बोला गया है बेटा 9 से विभाज्य हो। बेटा 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका यूनिट डिजिट, अगर मैं बोलूँ उसका यूनिट डिजिट वो आएगा, चेंज पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, वो 9 हो भी सकता है, वो 9 नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका जो डिजिटल सम है बेटा वो हमेशा कितना होगा, 9 होगा। जैसे अगर मैं बेटा 9 में 1 का गुणा करूं तो कितना आएगा, 9। 9 में 2 का गुणा करूं तो बेटा कितना आएगा, 18। लेकिन 18 का डिजिटल सम 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। अगर मैं 9 में 3 का गुणा करूं बेटा तो 9 3 27, तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि 9 एक ऐसा नंबर है जिसके अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो बेटा ये तो 0 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये 9 विभाज्य हो जाएगा। 6 7 8। अब मुझे बताइए इस स्टार की जगह पर आप क्या रखेंगे कि संख्या कट जाए। तो आप बोलोगे सर आपने ये भी बताया था अंकों का योगफल 9 होना चाहिए, आपके पास 6 7 8 यानी कि 1 की कमी है, तो आप ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का ए है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा कि आप स्टार की जगह पर अगर आप 1 रखेंगे तो ये संख्या है वो 1 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपसे आता है तो पहले वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, दो संख्याएं 4 और 7 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना है, 26 हो तो उनका योग बताना है बेटा। पहला तरीका तो ये है बेटा कि योगफल के अंदर भी हमेशा HCF शामिल होता है। तो 7 और 4 कितने हो गए बेटा, 11। तो 26 का मल्टीप्लाई आपको किस में कर देना है, 11। 11 का 6 गुना कितना होता है, 66, यानी कि लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ही नज़र आ रहा है आपको, बाकी पूरा गुणा कर लेते हैं। 11 छक्के 66, 11 दूनी 22 और 6 कितने हो जाएंगे बेटे, 28। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है किसी संख्या में 25% की वृद्धि के लिए उसे किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। बेटा किसी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, किस होगा, किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। बेटा 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि आप 4 से कितना कर रहे हो, 5। तो बेटा आपने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है तो आपको याद रखना है 25%, अगर किसी संख्या में 25% की वृद्धि हुई है तो आपको उस संख्या को 5/4 गुना करना होगा। कितने गुना करना होगा बेटा, 5/4। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ये है आपका बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है यदि किसी संख्या का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 1 सही 2/5 है, यानी कि बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 और 2 7 और 5, यानी कि उसने बोला क्या गया है कि अगर उसका लागत मूल्य कितना है, 5 है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 7 है। तो बेटा 5 से 2 बढ़ा के आपने कितना कर दिया, 7। कितना बढ़ा, 2। कितने पे, 5 पे। बेटा 2/5 का मतलब होता है 40%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है 800 के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 में बेची जाती है, तो दी गई छूट का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है।
कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये बेटा दो छूट बोल रखी हैं, दो छूट बोल रखी हैं तो बेटा आपको इनका स्क्वायर रूट लेना है। अगर तीन छूट बोली जाती हैं तो इनका क्यूब रूट लेते, ठीक है। तो बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो 800 का स्क्वायर रूट 800 और 512 है। सबसे पहले स्क्वायर रूट इनका लेना है। अगर ये वैल्यू कट रही है बेटा तो इनको काट लीजिए। जैसे बेटा ये तो कट जाएगा 400 बार में, और बेटा ये कट जाएगा आपका 256 बार में, ठीक है। 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 20 का हो जाएगा, और 256 का लेंगे बेटा तो ये कितने का हो जाएगा आपका 16 का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिए बेटा कितने की कमी है, 4 की, 4 की कमी है कितने पर, 20 पर। 4 पंजे 20, 1/20 मतलब 1/5 मतलब कितना होता है 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है इसमें, है ना। देखिए 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राज का क्रमांक 18वां है, बताइए अंतिम से उसका क्रमांक कितना है। बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है, टोटल अगर आपको संख्या निकालनी है तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ये होता है। अगर आपको टोटल दे रखे हैं कितने 49, तो ये माइनस इधर आएगा तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 49 तो ये -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 50। राज का क्रमांक 18वां है, कहाँ से बेटा कक्षा में राज का क्रमांक 18वां है, तो बताइए अंतिम से उसका। बेटा इसमें बोला जाना चाहिए था प्रारंभिक से, ठीक है। तो अगर मैं इसका मान 18 मानता हूँ बेटा तो मैं राइट का मान चाहिए मुझे 50 में से अगर आप 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 32। इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं, एम और एफ विवाहित दंपति हैं, ए एफ बहन है। बेटा एम और एफ तो कैसे हैं, विवाहित हैं, विवाहित है डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करिए। ए एफ बहनें हैं, अब मुझे पता रहे ए कौन है, एफ की बहन है, तो बेटा सिंगल बॉन्ड। बी का एम से क्या संबंध है, बोला गया है बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से, यहाँ बी तो आ ही नहीं रहा है भाई साहब, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में बेटा, आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर बोला जाना चाहिए था कि ए बी बहनें हैं, क्या बहनें हैं बेटा ए बी। एम और एफ विवाहित हैं बेटा, तो विवाहित है तो एम डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा बेटे एफ हो जाएगा। अब बोला ये गया है कि ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी क्या है बहनें हैं। बी का एम से क्या संबंध है, अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है ना, लेट मी चेक। हाँ जी, तो यहाँ पे जो बोला गया है एम और एफ विवाहित दंपति हैं, ए एफ बहन है, तो बेटा यहाँ पे जो आप लिखोगे वो लिखोगे ए और बी, ए बी बहनें हैं, तो एम और जो एफ है बेटा वो तो विवाहित हो गए, ए और बी क्या हो गई बहनें हो गई, ए और बी बहनें हैं, ए और जो बी है वो बहनें हैं। यहाँ पे आगे बोला जाना चाहिए था बेटा कि जो ए है वो एफ की बहन है, जो लिखा हुआ था इसके बीच में एक लाइन मिस हुई है ना, तो ए एफ की बहन है, तो बेटा ये भी बहन है और ये भी क्या है बहन है। एम से किस प्रकार संबंधित है बेटा बी एम से, बी एम से बेटा ये भी बहन है ये भी बहन है, तो बहन का पति कौन होता है बेटा जीजा, जीजा ऑप्शन में नहीं है तो बेटा ये कौन लगेगी इसकी साली, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ना, टाइपिंग बोल सकते हैं आप इसको। आगे देखिए जिला, गांव, राज्य, कस्बा, शहर, तो बेटा ये आपको सीक्वेंस में लगाना है, कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा। तो बेटा सबसे पहले आपको पता है गांव आएगा, क्या आएगा पहले बेटा गांव, गांव के बाद क्या आएगा बेटा कस्बा, यानी कि 2 और फिर आएगा 4, 2 4 कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले क्या आएगा बेटा आपका गांव आएगा, फिर क्या आएगा बेटा आपका कस्बा आएगा, फिर क्या आएगा बेटा आपका जिला आएगा, जिले के बाद क्या आ जाएगा बेटा आपका शहर आ जाएगा, और शहर के बाद क्या आ जाएगा बेटा आपका राज्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द ये जो लिखा हुआ है उसमें कौन सा अक्षर ठीक उसी स्थिति में है जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो बेटा आपको लेटर्स काउंट करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर्स हैं। अब कौन सा नंबर पे आया था, क्या सी 1 पे आता है, क्या बी 2 पे आता है, क्या ये 3 पे आता है, ऐसे देखना है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 पे फिक्स बन रहा है कि आई 9वें नंबर पे आ रहा है, और आई कितने पे आता है बेटा 9 पर ही आता है, तो यानी कि आई इस क्वेश्चन का कैसा है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, निम्न में कौन सा अलग है, निम्न में कौन अलग है। बेटा ध्यान से समझेंगे, कछुआ, बतख, सांप,
ये तीनों के तीनों कौन से देने वाले हैं बेटा? अंडे देने वाले हैं। ये क्या देने वाले हैं? अंडे। लेकिन वेल जो है वो अंडे देने वाली नहीं है, ये स्तनधारी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है मजदूर, आदमी और बाघ। बेटा मजदूर, कुछ मजदूर जो हैं वो आदमी हो सकते हैं, भाई लेडीज़ भी तो मजदूर होती हैं, तो कुछ मजदूर जो है वो क्या हो जाएंगे? आदमी। और बाघ कैसा हो जाएगा? अलग। तो ऐसा आपको कौन सा नज़र आ रहा है? जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसको आपको सॉल्व करना है ना? तो ध्यान से देखेंगे बेटा। अगर मैं देखूँ 9 का 3 गुना 27, 16 का 4 गुना 64, तो 4 का 2 गुना बेटा कितना हो जाएगा? 8। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है FAVOUR, यानी कि बेटा F को E लिखा यानी कि +1 किया, A को B लिखा +1 किया, V को U लिखा +1 U है ना, +1 किया, और O को O15 पे P 16 पे +1 किया, यानी +1 कर रहे हैं। तो D को A +1 करेंगे बेटा, तो D के बाद क्या आएगा? E आएगा। A को करेंगे तो बेटा क्या आएगा? B आएगा। N 14 पे फिर क्या आएगा बेटा? N के बाद O 15 पे आएगा। तो यहाँ DANGER DAN N 14 पे एक जोड़ेंगे तो बेटा 15 आ जाएगा। 15 तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है भाई, है ना? एक बार देखते हैं इसको दोबारा से, पुनः देखते हैं इसको। हाँ बेटा, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये H 2 बार हमारा लिख गया है ना? तो ये थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हमारा जो टाइपिस्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो धीमे धीमे ये हमारे जो भी दिक्कतें हैं वो धीमे धीमे सही होती जाएंगी। हमें इसमें +1 करना है बेटा, तो प्रत्येक में +1 करेंगे। डी में +1 करूँगा E आएगा, ए में +1 करूँगा B आएगा, एन में +1 करूँगा तो बेटा तो O आना था, यहाँ पे क्या आना था? O। और जी में +1 करेंगे H आएगा, ई में करेंगे F आएगा, आर में करेंगे S आएगा। बाकी सब सही है, डबल H हो गया है, ये मिस्टेक है ना, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। चलिए आगे बोला गया है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। ऊर्जा बेटा जल, ऊर्जा जल दे रखा है इसमें, ये ऊर्जा जल नहीं होगा बेटा, ये जूल होगा। ऊर्जा के बाद ऊर्जा किसका ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल, तो ये जूल होगा। अब ऊर्जा का मात्रक जूल है तो वैसे ही देखना है। कुल्हाड़ी का मात्रक काटना है? नहीं है। अंपायर बेटा एम्पियर होता है, ये क्या होता है? एम्पियर। ये थोड़ी मिस्टेक्स हैं। एम्पियर का मात्रक धारा? नहीं, धारा का मात्रक एम्पियर होता है लेकिन एम्पियर का मात्रक धारा नहीं होता, तो ये गलत है। पावर का मात्रक धारा नहीं होता। रोधक का मात्रक ओम होता है, रोधक का मतलब होता है बेटा प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है 143, 120, 99, 80, 63, 48 और 35। बेटा मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है ये 12 के वर्ग में से 1 कम किया गया, ये 11 के में से 1, 10 में से, 9 में से, 8 में से, 7 में से, 6 में से, 5 के में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है 45 - 5 ऑफ 13। तो आप इसको देख लीजिए। अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा 9 से कितनी बार में कटेगा? ये 7 बार में। कितनी बार में बेटा? 7 बार में। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटे? गुणा। तो 7 पंजे कितने हो जाएंगे बेटा? 35। 7 पंजे 35। 45 में से 35 घटाओगे कितना बचेगा? 45 में से अगर आप 35 घटाओगे तो ये 10 बचेगा बेटा। कितना बचेगा? 10। अब यहाँ देख लेते हैं बेटा, ये लिखा हुआ है 7 × 0.5, तो ये हो जाएगा बेटा 7 पंजे 35, यानी कि 3.5 हो रहा है ये तो 3.5, यानी कि 13.5। क्या इसका आंसर 13.5 होना चाहिए था? एक बार और चेक करेंगे, है ना? एक बार और चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, हो सकता है मिस्टेक हो। हाँ, तो इसमें भी छोटी सी मिस्टेक हो गई है ना? मिस्टेक ये है कि यहाँ पे 0.5 नहीं होगा बेटा, कितना होगा? केवल मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, तभी इसका आंसर आएगा। 45 में अगर मैं देखूँ बेटा 9 से कितनी बार में? 7 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 35। 45 में से 35 घटाओ कितना बचेगा बेटा? 10 प्लस 7 पंजे कितने होते हैं? 35। तो बेटा 35 10 कितना हो जाएगा? 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। बोला गया है tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा किसके बराबर है? बेटा आप ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर, मैं इसको लिख सकता हूँ sin थीटा बटे cos थीटा। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? 2/3। तो साइन की जगह पर 2 रख दो, cos की जगह पर कितना रख दो? 3। ठीक है, साइन की जगह पर कितना है? 2 ही है ना, 2। तो cos की जगह पर कितना रख दो? 3। तो बेटा 2 रखूँगा तो बेटा 3 दूनी कितने हो गए? 6। माइनस देखिए 4 तिया कितने हो जाएंगे बेटे? 4 तिया कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 sin थीटा है तो 2 रखा है मैंने, तो 3 दूनी कितने हो गए? 6 प्लस 4 तिया कितने हो गए? 12 हो गए। अब बेटा
अगर आप देखें ऊपर से कितना बचेगा, -6 बचेगा। ऊपर कितना बचेगा, -6, नीचे हो जाएगा 18, तो 6×18 -1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नॉन वर्बल के क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है ये मिरर इमेज बनानी है बेटा आपको। इसकी कौन सी इमेज बनानी है, मिरर इमेज। अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगे, मिरर इमेज में बेटा ये सेम टू सेम बनेगा। तो अगर मैं सेम टू सेम देखूं तो बदला तो नहीं जाएगा इसको बिल्कुल भी। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये पलटा जाएगा बेटा, पलटा नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गया और ऑप्शन नंबर सी गया। अब बचता है आपका या तो बी या डी। अगर आप ध्यान से देखें इसमें लाइनें ऐसे हैं ना कि ऐसे हैं बेटा, इसमें लाइन सीधी सीधी खिंची हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इसका भी आपको क्या बनाना है, मिरर इमेज बनानी है। अब मिरर इमेज बनाएंगे बेटा तो ये जो घड़ी में यहाँ दिख रहा है आपको, वो कहाँ दिखने लग जाएगा, यहाँ दिखने लग जाएगा बेटा। तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा चला गया तो ये चला जाएगा। अच्छा, बड़ी वाली सुई जाएगी, छोटी वाली नहीं जाएगी आपके लिए। तो बचता कौन सा है आपके लिए, अच्छा ये सी भी चला गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, आकृति इनमें, यानी कि पहले तो इसको नीचे फोल्ड किया गया है। अब नीचे फोल्ड करने के बाद में इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया गया है, तब इसमें 3 डॉट हैं बेटा। तो जब खुलेगा तो पहले इधर खुलेगा तो 3 डॉट ये हैं, तो पहले 3 डॉट इधर आएंगे, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो सेम टू सेम डॉट उधर हो जाएंगे, तो बेटा यानी कि हमारे हॉरिजेंटल में ये डॉट्स निकल के आएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर आपको ये इसका भी मिरर इमेज ही बनाना है बेटा। तो ये तीर इधर है, तो ये तीर सबसे पहले बनेगा, लेकिन ये लेफ्ट का राइट हो जाएगा बेटा, ये नहीं आ सकता, सीधा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचता है बेटा आपका, डी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि नॉन वर्बल के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि गलत कौन सा है। क्या देखना है, गलत। सही मन ढूंढिए आप, गलत देखिए गलत कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इनमें से बताना है बेटा। अब देखिए इस आकृति को आपने घुमा के रखा हुआ है, इस आकृति को जब आप घुमाओगे तो ये ऊपर बनेंगे, यानी कि ऊपर कहाँ बनने हैं बेटा, पहले में नहीं बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ में बीच में आने का कोई मतलब नहीं, यहाँ भी बीच में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है। अच्छा, बी इसमें लिखा हुआ है, वो बी कौन से नंबर पर लिखा हुआ है ये देखिए, यहाँ पे देखना है आपको, ध्यान से देखो। इसका जो बी लिखा हुआ है, ये वाला जो बी है वो चौथे नंबर पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो सेक्शन था वो कवर हो चुका है। आगे अनिल सर आपके लिए इंग्लिश का सेक्शन कवर कराएंगे, ठीक है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जी से क्वेश्चन देखिए, भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखो अभी ये निकल गया है, मेजर ध्यानचंद इनको बोला जाता है हॉकी के जादूगर। क्या बोला जाता है, हॉकी के जादूगर। तो हॉकी के जादूगर आपकी ये उपाधि भी है कि हॉकी के जादूगर किसको बोला जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। इनका जन्म कब हुआ था, 29 अगस्त को। तो इन्हीं के रूप में हम खेल दिवस को मनाते हैं 29 अगस्त को, ठीक है बेटा। मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को इन्हीं के जन्मदिन का क्या मनाते हैं हम, खेल दिवस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हंगरी की राजधानी क्या है, बताइए। हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी क्या है, बताइए। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, क्या है, बुडापेस्ट। अच्छा, सना किसकी राजधानी है, सना है यमन की। किसकी राजधानी है, यमन की। अच्छा, वारसा किसकी राजधानी है, बताइए। वारसा है पोलैंड की। किसकी राजधानी है, पोलैंड की। वियना तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अब क्या पता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे, सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि वियना किसकी राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये सभी को पता होगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको 1913 में साहित्य के फील्ड में, किसके फील्ड में, साहित्य के फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, अमर्त्य सेन को कब मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था। किसके फील्ड में मिला था, आर्थिक विज्ञान के फील्ड में। किसके में, आर्थिक विज्ञान के फील्ड में। अच्छा, सीवी रमन की बात कर लेते हैं। सीवी रमन को फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के फील्ड में मिला था। अच्छा बताइए कब मिला था, तो इनको मिला था 1930 में। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन एक जोविन ग्रह नहीं है? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ग्रह होते कितने हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है? आपके जो ग्रह हैं वो कितने ग्रह हैं? तो ग्रह 8 है। कितने हैं? 8। 4 आपके यहाँ पड़ते हैं, 4 आपके यहाँ। इन दोनों के बीच में एक बेल्ट आती है, इसे बोलते हैं हम क्या? एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड जो बेल्ट होती है वो ये 4 ग्रहों के बीच में आती है। जो पहले के 4 ग्रह होते हैं इनको क्या बोला जाता है? जो बाद के 4 ग्रह हैं इनको क्या बोला जाता है? तो बाद के 4 ग्रह इन्हीं को बोला जाता है जोवियन प्लेनेट। क्या बोला जाता है इनको? जोवियन प्लेनेट। तो इन्हीं के बारे में पूछा गया है कि जोवियन प्लेनेट पहले बताओ कौन कौन से होते हैं। आपके जोवियन प्लेनेट होते हैं वो आपके बृहस्पति, ध्यान देना, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह हो गए आपके, जो इनको गैसीय ग्रह भी बोला जाता है। कौन से बोला जाता है इनको? गैसीय प्लेनेट, गैसीय प्लेनेट। अच्छा, पहले के 4 होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ठोस ग्रह। क्या? ठोस ग्रह, सेलेस्टियल बॉडी, इनको बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडी। कौन कौन से होते हैं इनको बताइए, बताइए कुछ अगर पता है तो। पहला बुध, फिर शुक्र जिसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, पृथ्वी, और मंगल। और क्या होता है? मंगल, जिसे हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। तो बताइए जोवियन ग्रह नहीं है कौन सा वाला? मंगल। जी हाँ, तो मंगल ग्रह जो आता है वो आता है सेलेस्टियल बॉडी में। जो आपके पहले ठोस ग्रह होते हैं ना, उसमें आपका आता है मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बताइए कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बताइए? अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु होनी चाहिए 35। यही आपकी ये होती है राष्ट्रपति के लिए, यही होती है उपराष्ट्रपति के लिए, क्लियर। और यही होती है आपकी राज्यपाल के लिए। राज्यपाल के लिए किसके लिए? राज्यपाल के लिए। अच्छा, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं, जो 25 वर्ष जो होती है आयु वो किसके लिए होती है? जो 25 वर्ष होती है वो होती है आपकी लोकसभा के लिए। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो सब 25 वर्ष का आपको होनी चाहिए। जो राज्यसभा की आयु होती है वो होती है 30 वर्ष, ठीक है ना। 35 आपकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बताइए, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सी वाली ईयर में स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था 1930 में। कब किया गया था? 1930 में, ठीक है ना। अच्छा बताइए कि 1920 में क्या हुआ था? 1920 में अगर तुमको पता होगा तो इसमें बताइए क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जिसे बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 में से शुरू किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, 1922 में क्या हुआ था? चोरा चोरी हत्याकांड। क्या हुआ था? चोरा चोरी हत्याकांड। 1942 में बताइए क्या हुआ था? 1942 में हुआ था, बोलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, क्लियर है? आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ये अभी करंट का क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? बताइए इसमें कौन थे? पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्यान से सुनो, उद्घाटन के पूछ रहा है, समापन के नहीं। उद्घाटन के पूछेगा तो कोई और थे, और समापन का पूछेगा तो कोई और है। तो बताइए इसमें आपका सही आंसर कौन सा है? तो इसका आप सही आंसर है अजंता, शरद कमल और पीवी सिंधु। क्या? अजंता, शरद कमल और पीवी सिंधु, क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपकी ये मनु भाकर है। मनु भाकर शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 बार पदक जीता है, ठीक है ना। मनु भाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो मनु भाकर।
अच्छा, मनु भाकर किस फील्ड से रिलेटेड है, कौन सा गेम खेलती है, तो शूटिंग। अच्छा, कितने मीटर की शूटिंग, 10 मीटर की शूटिंग। क्लियर है, तो क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछ सकता है, तो आप गलती आपको नहीं करेंगे। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप मैथ कर चुके हैं, तो बताइए आपको सेशन कैसा लगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया। जय हिंद ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों ने अभी मैथ का पेपर लगाया, अब हम करने वाले हैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आया है, आई वुड रादर डाई देन बैक नो एरर। बताइए इस पार्ट में आपको किस पार्ट में एरर है। आई वुड रादर डाई देन, देखो अब बच्चों आपको मैंने आपको बताया था कि जो रादर होता है, रादर का पेयर किससे बनता है, देन से। किससे बनता है, देन से। तो रादर का पेयर आप देख लीजिए, देन कहाँ पर लगा हुआ है, देन यहाँ पर लगा हुआ है, रादर लगाया है। अच्छा, आई वुड का मतलब होता है प्रीफर करना। किसके लिए, प्रीफर करने के लिए। तो प्रीफर करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, वुड सेंटेंस में आ जाता है। इसके लिए अगर चॉइस हमको रखनी होती है तो चॉइस के लिए हम लगाते हैं रादर देन। क्या, रादर देन। तो रादर के लिए आपका पेयर बना हुआ है देन, वुड लगाया इसमें प्रीफर के लिए, तो आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट है, इसमें आपको नो एरर, ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग फॉर 3 ईयर्स। गोइंग फॉर 3 ईयर्स। देखिए इस वाले सेंटेंस में आपको कहाँ गलती दिखाई दे रही है। इस वाले सेंटेंस में आप देखिए कि फॉर 3 ईयर्स, जब भी टाइम दिया होता है, आपके जो सेंटेंस आपने पढ़े होंगे उसके लिए टाइम कौन सा सेंटेंस आता है आपका, उसमें आपका सेंटेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर पास्ट में जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन हमको यहाँ प्रेजेंट में दिया है ना, तो हम इस बार वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सी आपकी वर्ब आती है, एक आती है आपकी हैज, एक आती है आपकी हैव। ठीक है ना, इसके साथ आपकी लग जाती है बीन, दोनों के साथ आपकी लगेगी बीन, और बीन लग गई। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कौन सी फोर्थ आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हैज हैव आएगा। पहले आप ये देखिए, दिस टीवी सीरियल, आपका टीवी सीरियल नाउन कैसा आपका सिंगुलर, जब आपका नाउन सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब कैसी आएगी आपकी हैज। तो हैज़ बीन इसमें होना चाहिए था हैज बीन गोइंग। क्या होना चाहिए था, हैज बीन गोइंग। हैज बीन इसमें आपका आंसर सही था, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्या होगा यहाँ पर, इसको आप गलत है, इसको हटा दोगे, यहाँ पर हैज बीन लगा दोगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड लेडी दैट ही मे लिव लॉन्ग। द ओल्ड लेडी दैट ही मे लिव लॉन्ग, इस पार्ट में देखिए इसमें कहाँ गलती है आपकी। द ओल्ड लेडी दैट ही मे लिव लॉन्ग, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक बार सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो। द ओल्ड लेडी दैट ही मे लिव लॉन्ग, पहले तो इस सेंटेंस में आपकी गलती है, आपका ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है द ओल्ड लेडी, इसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए प्रेड। क्या कर लीजिए, प्रेड। ठीक है ना, अब आपका सेंटेंस सही होगा, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। अब देखो जब हमने सेंटेंस को सही कर लिया है, इसमें टाइपिंग एरर है, द ओल्ड लेडी प्रेड, जब आपका ये प्रेड कैसी बार आपकी सेकंड फॉर्म, जब आपकी सेकंड फॉर्म में, तो ये वाला क्लॉज भी किस आना चाहिए था, सेकंड फॉर्म में। आपकी मे होती है प्रेजेंट फॉर्म, मे आपकी गलत है, आपको आएगा मे का जो पास्ट फॉर्म बनती है वो बनती है माइट। क्या बनती है, माइट, MIGST। ठीक है बच्चों, जो मे होती है प्रेजेंट फॉर्म होती है, मे की पास्ट फॉर्म बनती है वो बनती है माइट। तो इसका आप सही आंसर बताओगे माइट। क्लियर है, ये भी आपकी V2, ये भी V2, आपको दोनों क्लॉज आपके सेम होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डू यू लाइक हिम सो मच। वाई डू यू लाइक हिम सो मच, इसका हमको बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो देखो जब भी आप इंटरोगेटिव से किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव आपका इंटरोगेटिव रहता है, तो आपका वाई समझ आ गया। जब भी आपको पैसिव और निरेशन करते हो, आपको मैं हमेशा बताता हूँ इसको हम करेंगे ऑप्शन से। ठीक है ना, और इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे ऑप्शन से। देखो टेंस कौन दिया है, डू, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट दिया होता है इसमें क्या लगाना पड़ता है हमको, इज MR। तो इसमें हैज है, ये गलत, इसमें वॉज है, ये गलत। आपका या तो सी होगा या फिर डी होगा, आपका सी होगा या फिर डी होगा। जब भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस आगे आता है उसके लिए आपका लगाते हैं ऑप्शन इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच। क्या लगाते हैं,
जब भी आप ये लगाते हो समझ जाया करो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से उठाया करो। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, द बॉय लाफ्ड एट बेगर। एट बेगर, देखो इस पैसिव जब बनाओगे इसको एक बात आप याद रखना, ये होती है फिक्स प्रीपोजिशन। जब भी आप लाफ लगाते हो, जब भी आप लाफ लगाते हो, जब भी आप मॉक लगाते हो, जब भी कोई एम के लिए लगाते हो, इन सब के लिए प्रेप कौन सी आती है? एट। तो इन सब के लिए प्रेप कौन सी आती है? एट। तो ध्यान रखना, जब एक्टिव से हम पैसे बनाते हैं तो इन वर्ब के साथ क्या रहना चाहिए? एट रहना चाहिए। पहले देख लीजिए लाफ एट कहाँ पर नहीं है, वो सेंटेंस आप देखते गलत कर दो। तो इसमें नहीं है, गलत। लाफ्ड बाई ये गलत, लाफ एट ये गलत, आप लाफ एट इसमें दिया है। अब देखो लाफ एट इसका प्रीपोजिशन हो गया। अब पैसिव का बाई कहाँ है? पैसिव का प्रीपोजिशन कहाँ है भाई? ये रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो कुछ टिप्स होती हैं और पकड़ने के लिए, उन पर ध्यान दिया करो, ठीक है। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने क्या कि इसके बाद एट आना चाहिए। तो एट किस में था? एक में हटा दिया, सबको गलत कर दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड लेडी दैट ही, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। इस पार्ट में कहाँ पर गलती है? देखो देखते हैं, इसको पहचानो। इस इफ़ आई हैड, इसमें क्या लगा हुआ है? हेड। आपने देखा भी होगा कि हेड इस तरफ लगा होता है, तो इस तरफ आपको क्या लगाते हो? देखो ये आपको होते हैं सेंटेंस जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? देखो आपको मैं पूरा बता देता हूँ। कुछ कंडीशनल आपके वर्ड होते हैं, जैसे का आपको मिलेगा हिप, तो इफ़ के बाद इसमें सेंटेंस आपका आ गया प्रेजेंट का। इसमें कौन सा आएगा टेंस आपका? प्रेजेंट का। तो इस वाले क्लॉज में आप क्या लगाओगे? यहाँ पर क्या लगाओगे? इसमें लगाओगे विल या फिर सेल लगाओगे। क्या लगाओगे? विल या सेल। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आप लगा दिया V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो आप इस तरफ क्या लगाओगे? वुड या शुड। क्लियर है? अगर आपने इधर लगा दिया हेड मतलब हेड प्लस वी थर्ड, तो हेड प्लस वी थर्ड लगा दिया, तो इस वक्त क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? वुड हैव बीन, शुड हैव बीन। क्लियर है? या वुड हैव बीन और शुड हैव बीन लगाओगे इधर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? हेड मनी। पहले आप ये मुझे बता दीजिए कि किस किस को लग रहा है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है, किस किस को लग रहा है ये? बोलिए, आई हेड मनी किसको लग रहा है कि पास्ट का परफेक्ट है? नहीं, ये पास्ट का परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है? ये B2, ये हेड आपकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हेड आपकी सेकंड फॉर्म है, हेड आपकी सेकंड। अच्छा, हेड सेकंड फॉर्म किसकी है? ये हेड जो सेकंड फॉर्म बनती है, हेड जो सेकंड फॉर्म बनती है वो हैज हैव की बनती है सेकंड फॉर्म हेड, ठीक है। अच्छा, इज एम आर की सेकंड फॉर्म कौन सी बनती है? डिड। ध्यान रखना, इज एम आर की सेकंड फॉर्म डिड बनती है, हैज हैव की सेकंड फॉर्म बनती है हेड। तो जब हेड दिया है, मनी आपका नाउन है, तो वर्ब का नाउन डायरेक्ट आता है, तो वो वर्ब क्या कहलाती है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपकी कैसी बनी है? आपकी सेकंड फॉर्म में। तो अगर ये तरफ सेकंड फॉर्म आई है, अगर ये आपका V2 आया है, तो इधर क्या आना चाहिए था? V2 मतलब इनकी पास्ट फॉर्म। तो विल की पास्ट फॉर्म कौन सी बनती है? वुड। तो यहाँ पर विल गलत है, क्या आना चाहिए था? वुड। आया समझ में? क्या आना चाहिए था? वुड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस था, जो कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से पढ़ लेना, आपके पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ काजल। काजल का आपको सिनोनिम देखना है। अच्छा, काजल आपको याद किया है आपने, तो काजल में होता है चापलूस। इसे आप याद कैसे करोगे? अगर किसी को काजल आपको दिख जाती है, तो आप क्या करने लगोगे? उसकी चापलूसी करने लगोगे, ठीक है बच्चों। ये आपके लिए हिंट है याद करने के लिए। आपको काजल आपको मिल जाती है, आप लोग क्या करोगे? चापलूसी करोगे। काजल को देखते क्या करोगे? चापलूसी। अच्छा, इसका सिनोनिम और बताओ। इसका बनेगा परसुएड। क्या बनेगा? परसुएड। इसका कॉक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कॉक्स, ठीक है ना। क्या पूछा जाता है इसका? कॉक्स। तो इसका कौन सा सिनोनिम मिला आपका? परसुएड। क्या बना आपका? परसुएड। अच्छा, इनसेट क्या होता है? इनसेट होता है क्लेम करना, क्लेम करना। तो आपका ये नहीं बनने वाला, डायरेक्ट बताइए, रिकमेंड आपको बताइए क्या होता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज विच वन वेस्ट एक्सप्रेस ऑफ बेरेन। बेरेन आपको सुनना चाहिए। अच्छा, जो बेरन होता है वो होता है बंजर। बेरन होता है बंजर। जो बंजर होता है, जहाँ पर कुछ हम चीज़ उगा नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं हम बेरेन,
तो बैरन का सिनोनियम देखें तो वो बनने वाला है जैसे आपका क्या है अनप्रोडक्टिव, जो आपका ऑप्शन ए नंबर इज करेक्ट, अनप्रोडक्टिव, ठीक है ना। इसको हम और कहें अराइड, अराइड आपका बन सकता है, वेस्ट आपका बन सकता है सिनोनियम आपका, ठीक है। अनफ्रूटफुल आपका यही बन सकता है, अनफ्रूटफुल, क्या बन सकता है, अनफ्रूटफुल। तो आपके ये सब के सब कैसे हैं आपके सिनोनियम है आपके, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एवरीबडी सेड हाउ वेल सी सिंग्स, आपका ये नरेशन का क्वेश्चन आ गया है। मैंने हमेशा कहा है आपको इससे कैसे हटाओगे, ऑप्शन से हटाओगे। जब भी आपको नरेशन दिख जाए या वॉइस दिख जाए आप हमेशा हटाने की कोशिश करोगे, आप इसे हटाने की कोशिश करोगे बाई ऑप्शन। एवरीबडी सेड हाउ, हाउ जब भी आता है आप समझ जाना किसके लिए आ रहा है, एक्सक्लेम्ड, किसके लिए, एक्सक्लेम्ड। तो जहाँ पे एक्सक्लेम्ड नहीं है हटा दीजिए क्वेश्चन, ये गलत, ये गलत, आपका बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, समझ रहे हो, या बी या डी हो सकता है आपका। तो एवरीबडी एक्सक्लेम्ड इसके में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। अब देखिए दैट, दैट दोनों में सेम है। सी सिंग्स, सी सिंग्स, सी सिंग्स, सी सिंग्स वेरी वेल, वेरी वेल। अब बताइए इसे आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर सी सिंग्स है, यहाँ पर सी सेंग है। अब बताइए इसमें आपको क्या होगा। आपने देखा होगा जब भी आपको प्रेजेंट सिंग्स होता है, प्रेजेंट करने फट जाता है, जब नरेशन में आते हो तो प्रेजेंट के टेंस सारे के सारे कहाँ पहुँच जाते हैं, पास्ट में, और पास्ट के होते हैं वो बन जाते हैं पास्ट ऑफ पास्ट में, क्लियर है ना। तो सिंग से क्या हो जाएगा, संग। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से हटाया करो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, सोक्रेटिस, फिर से आपका नरेशन क्वेश्चन आ गया। सोक्रेटिस सेड वर्च्यू इज ऑन रिवार्ड, वर्च्यू इज ऑन रिवार्ड। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से हटाओगे आप, हमेशा। आप चल बताइए, आपने कुछ ऐसे पढ़े होंगे कि वर्च्यू इज ऑन रिवार्ड्स, वर्च्यू इज ऑन, यहाँ पर आप पहुँचिए था इट्स, टाइपिंग एरर है, इट्स ऑन रिवार्ड, क्लियर है। अब बताइए इसका क्या बनेगा, समझ से बेस्ट आंसर क्या है इसका, इसका आंसर क्या है। सोक्रेटिस सेड, सोक्रेटिस सेड अवशेष होने से रहा, गलत होगा, ऑप्शन बी देखते हैं गलत। अब ए सी डी, अब बताइए दैट तीनों में लगा हुआ है, वर्च्यू, वर्च्यू ऐसी कुछ बातें होती हैं जो सदा सत्य रहने वाली बातें होती हैं, जिनको हम चेंज नहीं करते हैं। ऐसी सदा सत्य रहने वाली बातें होती हैं, जब भी नरेशन आता है तो इनको हम चेंज नहीं करते हैं। तो वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड आपका सेम रहेगा। तो वर्च्यू इज, इसमें एज नहीं है, ये गलत। वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड हो सकता है, वर्च्यू इज ऑन रिवार्ड, वर्च्यू वॉस गलत आपका, ये तो पहले गलत हो गया था, ये गलत। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, ये आपका ये गलत है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ हिंडर। हिंडर का हमें एंटोनियम बताना है भाइयों, एंटोनियम बताना है हमको हिंडर का, ठीक है ना। हिंडर का मतलब होता है कठिनाई पैदा करना, क्या होता है, कठिनाई, जटिलता, ठीक है। मुसीबत, मुसीबत इसका हिंदी मीनिंग होता है हिंडर का, मुसीबत। उसका आपको देखना है अपोजिट, इनकरेज, साहस, एक्नॉलेज, स्वीकार करना, प्रोहिबिट, रोकना, इंस्ट्रक्ट, पढ़ाना। तो इसका सही आंसर जो बनने वाला है वो बनने वाला है इनकरेज, साहस, किसी चीज़ को बढ़ाना। हिंडर का होता है रोकना, इसको प्रोहिबिट आपका सिनोनियम हो जाएगा, ये क्या इसका, इसका बनेगा सिनोनियम, ठीक है। अच्छा हिंडर के कुछ और सिनोनियम आप देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनियम, ऑब्स्ट्रैक्ट क्या बनने वाला है इसका, ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और इसके बन जाएंगे और भी आप याद कर लेना इसके हिंडर के, इसका मतलब होता है मुसीबत पैदा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अपोजिट वर्ड हार्मनी। जो हार्मनी होता है इसका आप एंटोनियम क्या बनाओगे। अच्छा हार्मोनी कहते हैं हम कैसा, जैसे आपने देखा होगा किसी का जो साज, जो साजबाज होता है ना आपको सही होता है, ठीक है। इसका तालमेल मिल जाना, क्या होता है, तालमेल मिल जाना, बिल्कुल तालमेल मिल जाना। मेलोडी इसका सिनोनियम है, कन्फ्यूजन हो नहीं सकता। कंकर्ड इसका है नहीं, कंकर्ड इसका है नहीं। इसका जो बनने वाला है सही आंसर बनने वाला है डिसएग्रीमेंट, मतलब तालमेल ना बैठना, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए वन वर्ड इसमें आ गया है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं हम नौकरशाही, किसे कहते हैं, नौकरशाही, किसे कहते हैं, नौकरशाही। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर उसका जो ऑफिस होते हैं वो अपना शासन चलाने लगे। तो अ गवर्नमेंट विच इज़ रन बाई ऑफिशियल्स, विच इज़ रन बाई ऑफिशियल्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ईडीएम पूछ रहा है आपसे, टू सी रेड, टू सी रेड इसका मतलब क्या है बताइए भाई, टू सी रेड
टू सी रेड, गेट ब्रोक, गेट एंग्री, फील लकी या बिकम रिच। टू सी रेड का मतलब होता है गेट एंग्री, गेट एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, क्या गुस्सा प्राप्त कर लेना, गुस्सा आ जाना। रेड सी, इसका मतलब होता है गुस्सा आ जाना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। देखिए आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको जो पढ़े होंगे आपने पढ़ा होगा, एक होता है आइदर, एक होता है नाइदर, एक होता है नाइदर। इसको आपको मैं अच्छे से करा दूं। आइदर का जो बहुवचन बनता है वो बनता है एनी के साथ, नाइदर का जो बनता है वो बनता है नन के साथ। किसके साथ? नन के साथ। आइदर का प्रयोग, आइदर और नीदर का प्रयोग करते हैं, इन दोनों का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए? दो के लिए। एनी और नन का प्रयोग करते हैं मोर देन टू के लिए। आया आपको समझ में? आइदर नाइदर का यूज़ करेंगे हम दो के लिए, एनी नन का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए। आइदर और एनी दोनों होते हैं हमारे पॉजिटिव, नाइदर और नन होते हैं दोनों नेगेटिव। मैंने आपको जो ग्राफ बना दिया छोटा सा, इससे आप इसको समझने की कोशिश करें। आइदर नाइदर का प्रयोग करते हैं दो के लिए, एनी नन का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए। एनी और आइदर होता है आपका पॉजिटिव और नाइदर होता है आपका नेगेटिव। इतना आपको समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, नीदर ऑफ 5, जब 5 की बात हो रही है ना, तो 5 के लिए नीदर तो आप आगे नहीं सकता, और नेगेटिव आपका सेंटेंस है। नेगेटिव कौन सा होता है आपका? नाइदर और नन। तो नेगेटिव के लिए 5 या 2 से अधिक के लिए कौन आता है? नन। तो नीदर यहाँ पर नहीं आएगा, क्या आएगा? नन आएगा। ठीक है बच्चों, नन आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आई कांट इमेजिन डैश आउट ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन। इसमें आपको कौन सा आएगा? टू जंप आएगा, जंपिंग आएगा, जंप आएगा, या टू बी जंप्ड आएगा। देखो टू बी जंप आता है पैसिव के लिए, आपका ये पैसिव है नहीं, हट गया। ये बर आप लगा नहीं सकते हो। टू जंप एम के लिए आता है, जंपिंग जीरेंडियल, जंपिंग। क्लियर है? इसमें आपका जंपिंग आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सी वर्क्स इन अ बेकरी डैश पीस एंड केक्स। सी वर्क्स इन अ बेकरी डैश पीस एंड केक्स। पीस एंड केक्स के लिए आप उसमें मेक लगाओगे, नहीं आ सकता मेक। क्लियर है? मेक नहीं आ सकता। इसमें भी आपका क्या आएगा? मेकिंग। क्या आएगा? मेक्स आ नहीं सकता, डिड मेक होगा नहीं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? आई एम मोर लोनलियर। मोर लोनलियर, देखते ही पहचान लिया करो मोर लोनलियर, क्योंकि मोर क्या होता है? कंप्लीट डिग्री, और लोनली क्या है? कंप्लीट डिग्री। जब आपका मोनोसिलेबल जो होता है, मोनोसिलेबल के लिए क्या लगाते हैं? ई आर एडजेक्टिव में। अगर आपका पॉलीसिलेबल होता है उसमें क्या लगाते हैं? मोर। क्या लगाते हैं? मोर। तो आपका लोनलियर क्या है? आपका मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल है तो उसमें आप पीछे क्या लगा दोगे? ई आर, जो हमने लगा दिया है। उसमें मोर आपका सुपरफ्लस हो जाएगा, उसमें आपका मोर नहीं आएगा। और डिग्री कंप्लीट है उसके लिए देन का पेयर है। ओके, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड, नो एरर। इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। इट वॉज बाई, बाई प्रीपोजिशन, ये नाउन, इसके बीच में आर्टिकल का लेना नहीं है। बाय मिस्टेक होता है, बाय अ मिस्टेक नहीं होता। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 20 राइट। तो देखिए आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं इंग्लिश के। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे। ठीक है ना? अब आपके